नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी लैब टेक्नीशियन, BMLT, DMLT आप लोग स्टूडेंट हैं, तो आज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। किसी ने मेरे से सवाल किया था कि सर इस फील्ड में, लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट की फील्ड में जो है सैलरी बहुत कम ऑफ़र किया जाता है या सैलरी कम दिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आप अच्छा सैलरी पाएँ, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी कम क्यों है। सैलरी कम क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि हर कॉलेज में अगर हम बात करेंगे तो 50 स्टूडेंट होते हैं हर बैच में, और कितने सारे पैरामेडिकल कॉलेज हैं, चाहे किसी भी स्टेट की आप बात कर लीजिए। ठीक है, तो हर साल अगर एक कॉलेज से 50 स्टूडेंट पास आउट होकर के निकलते हैं, तो आप काउंट करेंगे कितने सारे स्टूडेंट वहाँ पर पास आउट होकर निकलते हैं। अब जब ये पास आउट होंगे तो हर किसी को होगा कि भाई हम किसी भी लैब में जा कर के काम कर सकें। तो ये पैथोलॉजी लैब सर्च करेंगे कि कहाँ पर पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पर जा कर के ये अपना CV या रिज्यूम सबमिट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, जो कुछ भी करेंगे। तो इसका इतने सारे संख्या में स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, तो ये पैथोलॉजी लैब वालों को जो है एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति फ्रेशर जो आएगा वो उसको काम सिखाना पड़ेगा, अगर उसको नहीं आता तो। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या बोलेंगे कि भैया आपको कम से कम हम 5,000 रुपये सैलरी देंगे। अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। क्यों ये ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं पैथोलॉजी लैब वाला? क्योंकि अगला व्यक्ति भी काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर आप 5,000 में नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आराम से आकर के काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एक कारण ये है इसका। दूसरा कारण ये है कि आपका जो संगठन होना चाहिए, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो संगठन होना चाहिए वो संगठन नहीं है। संगठन होने से क्या होता है, मजबूत संगठन होने से कि आपके हर एक मुद्दे को लेकर के वो आवाज़ उठाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मुद्दा हो जाता है कि इसके पीछे का कारण जो आपकी सैलरी कम होती है। तीसरा कारण और इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कम सैलरी होने का। जैसे मैंने ये बताया कि भाई आप फ्रेशर हैं तो आपको काम आता है, नहीं आता है, उस हिसाब से आपको सैलरी। सबसे पहला चीज़ जो है वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को। वैल्यू क्या चीज़ होता है कि आप BMLT किए हैं, DMLT किए हैं, आप 50 स्टूडेंटों में से हैं। ठीक है, अब 50 स्टूडेंटों में से आप अकेले अपना वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। वैल्यू कहने का मतलब, जैसे ही आप किसी भी लैब में ज्वाइन किया, काम किया, मेहनत किया, अच्छे से स्ट्रगल किया और आपने अपनी वैल्यू इतना बढ़ा लिया कि सामने वाले को समझ आ गया कि नहीं भैया ये जो बंदा है बहुत टैलेंटेड है, काम का बंदा है, इसको हम अपने लैब से नहीं जाने देंगे या इसको जॉब से नहीं निकालेंगे। तो सामने वाले को जब समझ में आ गया तो आप सैलरी सामने वाले को बता सकते हैं कि भैया मुझे इतनी सैलरी चाहिए है, अगर आपको काम पे रखना है तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह देख लेंगे। ये फिर आप बोलेंगे, सामने वाला नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बनानी पड़ती है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था सैलरी 2,000 रुपये से कलेक्शन से। ठीक है, उसके बाद जो है 5,500 रुपये, 5,500 रुपये से हमारी सैलरी 9,000 रुपये, उसके बाद जो है 12। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि भैया ये सैलरी इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे आप का अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते जाएंगे, सीखते जाएंगे काम को और अच्छा आउटपुट देंगे सामने वाले को, तब जा कर के आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। जब हमें मालूम चला कि भैया कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें जा कर के हम अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं, तो इसके लिए हमने अलग अलग ब्रांच देखा। जैसे कि पैथोलॉजी है। ठीक है, पैथोलॉजी में आपका जैसे मान लो के बाद हेमेटोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे देख सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी है, उसके बाद ब्लड बैंक है, उसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट जब हमने सर्च किया तब पाया कि भैया पैथोलॉजी जैसे हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है ये आपको सब जगह पर देखने को मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और लैब भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें भीड़ बहुत है, समझ में आ रहा है, भीड़ बहुत है, बहुत से सारे लोग आसानी से काम सीख करके काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमने पाया कि भैया हिस्टोपैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें टेक्नीशियन की कमी है या एक्सपर्ट बंदों की कमी है।
तो हमने फिर हिस्टोपैथोलॉजी में सोचा कि इसमें हमने करियर बनाना चाहिए। लेकिन जब अगर आप किसी एक चीज़ में चले जाते हैं तो बाकी चीज़ें आपसे छूट जाते हैं। इसलिए हमने कोशिश ये किया, जब हमने स्टार्टिंग में थे हमने सारा डिपार्टमेंट का काम ऑलरेडी अच्छे से सीख करके और एक्सपर्ट हो गए, तब हमने डिसाइड किया कि नहीं भैया हमें हिस्टोपैथोलॉजी में अपना करियर बनाना है। जब हिस्टोपैथोलॉजी में हमने काम करना स्टार्ट किया, अच्छे से काम सीख गए, उसके बाद जब हम इंटरव्यू देने जाते थे तब हमसे पूछा जाता था कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हैं। तब हम वहाँ पर डिमांड करते थे, जैसे कि 35,000 बोलते। जब सामने वाले को 35,000 बोला तो सामने वाला बोलेगा नहीं भैया हम आपको 30,000 दे सकते हैं। समझ में आया आपको? ये क्यों, यहाँ तक कैसे पहुँच पाए हम, कि हमने अपना वैल्यू बनाया। वैल्यू बनाने का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू सामने वाले को पता चलना चाहिए कि भैया ये बंदा किस काम का है, हमारे कितने काम का है। जब उसको समझ में आ जाता है तब आपके हिसाब से जो है सैलरी जितना बोलते हैं उस हिसाब से आपको एक तसल्ली भरा सैलरी आपको दिया जाता है। तो इसके लिए आपको वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो ये एक बात हो गई। प्राइवेट फील्ड की मैंने आपको बात किया। उसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में भी लैब टेक्नीशियन जो है इनकी संख्या भी कम होती है। तो ये 2 डिपार्टमेंट, और ये लैब भी कम मिलते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक आता है, तो ब्लड बैंक भी हर कहीं पर नहीं देखने को मिलता आपको। तो ब्लड बैंक भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर सैलरी का जो है अच्छा ऑफर वहाँ पर किया जाता है। तो ये तो बात हो गई अपने प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। अब ये प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें हो गए। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो गवर्नमेंट में क्या होता है, एक BMLT का स्टूडेंट है या DMLT का, ठीक है। इन्होंने जो है मान लो कि बाद अभी 2020 में इनने एग्ज़ाम निकाला है, और दूसरा व्यक्ति है जिनने एग्ज़ाम निकाला है 2010 में। इनने कंपटीशन एग्ज़ाम पास किया किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, ये दोनों ने पास किया। अब ये दोनों की सैलरी मान लो कि बाद 35,000 अगर बन रहा है तो ये दोनों की सैलरी सेम होगा। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, चाहे आप 10 साल एक्सपीरियंस वाले हों या फिर एक फ्रेशर बंदा है, तब भी अगर इनने कंपटीशन एग्ज़ाम पास किया है तो दोनों की सैलरी सेम होगी, ना कि अलग अलग होगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों ने पास आउट किया है तो दोनों की सैलरी सेम होगा। भले ये फ्रेशर है, इसको काम नहीं आता है, लेकिन इसने कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है, दोनों ने कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट किया तो सैलरी भी बराबर दोनों को होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो गई। अब तीसरा जो आपके पास ऑप्शन बचता है कि भैया ये सारी चीज़ें आपने कर लिया और खुद का पैथोलॉजी लैब भी अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए और आपको लोग पहचानें। तब जा कर के आप अगर पैथोलॉजी लैब डालेंगे तब आपको एक अच्छी पहचान होगी और आपका एक ब्रांड बनेगा, वैल्यू बनेगा और आपके पास लोग भी आएंगे। तो ये एक अलग अलग तरीका जो मैंने आपको समझा दिया कि सैलरी आपको कम क्यों दिया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है अपने स्तर पर, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो भी लोग BMLT कर रहे हैं, DMLT कर रहे हैं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, आपको पैसा कमाना है या ज़्यादा पैसा आपको सैलरी चाहिए है तो आपको जो मैंने आपको बताया कि भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको सफलता मिलेगी। आप सोचेंगे आसानी से जो है कोई भी चीज़ मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या तो मैंने बता दिया, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम फाइट कर लीजिए, फ्रेशर हैं आप, अगर सक्सेस हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में भी अपना बनाना चाहते हैं एक अच्छा स्टैंडर्ड, तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो आपको अपना वैल्यू बनाना ही पड़ेगा, एक पहचान आपको बनाना पड़ेगा कि भैया आप काम के बंदे हैं और आपका ज़रूरत उस लैब को है, ये आपको करना पड़ेगा। खुद का पैथोलॉजी लैब भी अगर ओपन करना है, उसमें तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि सारा कुछ आपको ही हैंडल करना है। मिस्टेक कहाँ होंगे, गलतियाँ कहाँ होंगे, उनको सुधारना कैसे है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, सारा सरदर्दी आपका ही होगा। इसलिए वहाँ तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको स्टार्टिंग से ही चालू करना है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप लैब ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जा कर के आप काम सीख सकते हैं। उसके बाद आप एक अच्छे खासे लैब में जा कर के आप अच्छे से काम सीखिए। कोशिश कीजिए अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ काम सीख सकें तो और अच्छा है। वहाँ जा कर के आपको सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे और सारे डिपार्टमेंट का काम आपको सीखने को मिल सकता है।
तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट का काम सीखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट फील्ड में आपको अच्छा स्कोप बनाना है तो किसी भी एक फील्ड को चुनिए जिसमें टेक्नीशियन कम अवेलेबल होते हैं या उसमें जाना नहीं चाहते, तो उसमें जाइए, तो उसमें ज़्यादा आपको स्कोप बेटर मिल सकता है। तो ये मेरा सजेशन था। आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।